तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। और इसकी थोड़ी सी मैं इंट्रो दे देता हूँ चैप्टर 5 का। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पहली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। और इसमें आपको थोड़ी थ्योरी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। जिस तरीके से बाकी चैप्टर में हमें कुछ क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें नहीं करने को मिलेंगे कैलकुलेशन वाले। इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है ना। वही आपको जो है समझनी है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। चैप्टर का नाम जो है वो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है ना। यहां आपको समझना होगा कि ये जो यूक्लिड था ये एक मैथमेटिशियन था, ठीक है ना। एक गणितज्ञ था। इसने ज्योमेट्री का कोई इंट्रोडक्शन दिया। ज्योमेट्री यानी ये ज्यामिति, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्री, ठीक है ना। ज्योमेट्री, ज्यामिति, ज्यामिति का भी मतलब समझाऊंगा। इसका ज्यामिति का इसने इंट्रोडक्शन दिया, इसके बारे में कुछ बताया इसने, ठीक है ना। उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। चलिए देखते हैं आगे ज्योमेट्री के बारे में। देखिए, ज्यामिति को हम ज्योमेट्री कहते हैं, और ये जो ज्योमेट्री है ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना है ना। एक तो वर्ड जियो और एक दूसरा है मेट्रिन, ठीक है ना। ये दोनों वर्ड ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, ठीक है ना, दोनों। अब एक दूसरी भाषा है उससे लिए गए हैं। अब जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी या भूमि कह सकते हैं हम उसको। और मेट्रिन इसका अर्थ है मापना। यानी ये जो ज्यामिति है इसका कहीं ना कहीं एक ऐसे उद्देश्य से इसको लिया गया है जहां भूमि को मापना उद्देश्य था, ठीक है ना। वहां से ज्यामिति वर्ड लिया गया है ये, ठीक है। अब कुछ भूमि को मापने का उद्देश्य था। अब भूमि को कैसे मापा जाए, उसके लिए कुछ बेसिक वर्ड्स की जरूरत पड़ी, बेसिक चीजों की जरूरत पड़ी, है ना, जो उन्होंने यूज किए। अब सबसे पहले हम ऐसे शुरुआत में जाएंगे जहां हमें नापने की कुछ भी चीजें नहीं पता थी, है ना। हम सबसे शुरू में चले जाएंगे, वहां जाकर के ये सोचेंगे कि ये चैप्टर उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। अभी हमें कुछ नहीं पता कि हम कैसे कैसे चीजों को मापते हैं, क्या बिंदु होता है, क्या लाइन होती है, क्या रेखा होती है ना। ये सब चीजें हमें नहीं पता। ये तब की बात है, ठीक है ना। अब चलिए देखिए आगे। यूक्लिड ने अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये पुस्तक क्या थी? एलिमेंट्स थी। एलिमेंट्स नाम था इस पुस्तक का। और इसमें उसने बहुत सी परिभाषाएं लिखी थी, ठीक है ना। जिनमें से कुछ परिभाषाएं यहाँ इस चैप्टर में दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहली बिंदु, है ना, पॉइंट। अब देखो, पॉइंट ये एक ऐसी चीज है, ये कोई अब आपको तो पहले से ही पता है ये, ठीक है ना। लेकिन ये सबसे शुरू में जब दिमाग में आई थी तो ये यहां से आई थी, ठीक है ना, यूक्लिड से। तो इसने इसकी डेफिनेशन दी थी। इसने कहा था कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, इसका कोई भाग नहीं होता। अब जैसे मैंने ये लगा दिया, ये बिंदु है, ठीक है ना, इसका कोई भाग नहीं है, बस ये बिंदु है, ठीक है ना। अब अगर मैं कोई चीज बनाऊंगा, मान लो मैं सर्कल बनाऊंगा, तो इसका तो कुछ भाग होगा ना, ये इसका सारा भाग हो गया कुछ, है ना। लेकिन बिंदु वह है जिसका कुछ भाग नहीं होता, बस यहां पे आपने डॉट लगाया, ये एक बिंदु बन गया, ठीक है ना। तो बिंदु, ये ऐसी डेफिनेशन दी, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एक रेखा यानी लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अब देखो, आपने कोई रेखा खींची ऐसे करके, तो ये एक रेखा वो चीज है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, इसकी सिर्फ लंबाई होती है, ठीक है ना। कभी भी रेखा की हमने चौड़ाई तो नहीं मापी आज तक, है ना, सिर्फ लंबाई ही मापी है। तो इन्होंने डेफिनेशन दी इसकी कि चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक रेखा के सिरे जो होते हैं उसको हम बिंदु होते हैं वो। अब मान लो ये जो रेखा है, इसका ये वाला सिरा हो गया और एक ये वाला सिरा हो गया, तो ये दोनों सिरे बिंदु हैं, ठीक है ना। ये भी एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है। रेखा के दोनों सिरे बिंदु होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। कह रहा है कि एक जो सीधी रेखा है वो एक ऐसी रेखा है, मान लो, जो बिंदुओं पर सपाट रूप से होती है। जैसे मान लो मैंने बहुत सारे बिंदु खींच दिया ऐसे सीधे कर करके, है ना। अब ये इसके ऊपर से एक सीधी रेखा बना दी, ठीक है ना। अब ये सपाट रूप से इस पे स्थित है, बिंदुओं पे स्थित है। कह रहा है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अब ये बिंदुओं पर स्थित होती है, बिंदुओं पर बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है एक रेखा, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है इस तरीके से, ठीक है ना। एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, ठीक है ना। तो उन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा जाती है, उन बिंदुओं से मिलकर के बनती है रेखा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पृष्ठ सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अब देखो, जैसे आपको ये डब्बा दिख रहा है यहां पर, है ना, ये वाला जो है, ये एक डब्बा दिख रहा है ना, ये वाला। अब देखो, ये एक सरफेस है, इसकी केवल लंबाई है और इसकी एक चौड़ाई है, ठीक है ना। ये इसकी लंबाई है, ये अगर माना जाए तो ये इसकी लंबाई है, ठीक है ना, देखी जाए ये वाली। और ये जो है इसकी चौड़ाई है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक सरफेस हो जाएगा। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, वो भी इसी टाइप का है ना, तो उसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है।
तो उसको हम सरफेस कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो सरफेस होता है, पृष्ठ होता है, उसके किनारे रेखाएं होती हैं, यानी जो इसके ये किनारे हैं, ये जो लंबाई है ना, ये एक रेखा है। जैसे ये चौड़ाई है, ये भी एक रेखा है। आपका जो मोबाइल है उसकी ये वाली जो नीचे की एज है, नीचे का किनारा है, ये एक रेखा है, और इसी तरह उसकी जो चौड़ाई है ये भी एक रेखा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये सिर्फ बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से ही पता है, बस यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है। ठीक है ना, आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में ही वो एक्सरसाइज में मालूम करेगा, पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी जो एक सरफेस होता है, एक सरफेस ऐसा, वो बहुत सारी लाइनों से, सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। मान लो मैं बहुत सारी ऐसे बहुत सारी लाइनें बना दूंगा, ऐसे बहुत सारी लाइनें बना दूंगा, इन सब से मिलकर के एक जो है आपका क्या बनेगा, इन सब से मिलकर के एक आपका पृष्ठ बनेगा, सरफेस बनेगा। ठीक है ना, बहुत सारी लाइनों से मिलकर के बनता है एक सरफेस। इसमें बहुत सारी लाइनें होती है इस तरीके से सपाट रूप से। ठीक है ना, जिस तरीके से बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के एक रेखा बनती है, इसी तरह बहुत सारी रेखाओं से मिलकर के एक सरफेस बनता है पूरा। ठीक है ना, बेसिक बेसिक चीजें थी ये, सारी डेफिनेशन थी, कुछ जो डेफिनेशन आपकी बुक में उसने दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ कल्पनाएं की गई। ठीक है ना, अब उन कल्पनाओं को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया अभिगर्हित और एक को कहा गया अभिधारणाएं। एक को कहा गया अभिगर्हित और एक को कहा गया अभिधारणाएं। अभिगर्हित को हम एक्सियम कहते हैं और अभिधारणाएं जो होती हैं उनको हम पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक है ना, अब एक्सियम को कहाँ यूज किया जाता है, तो ऐसी कल्पनाएं जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, यानी जिनको हमने ज्योमेट्री से जोड़ा, ज्यामिति से संबंधित थी। जैसे आपका ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, मतलब त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, सर्कल हो गया, आपका वर्त हो गया, है ना। ये जितनी भी ज्यामिति की जो थी आपकी, इनसे संबंधित थी, उनको हम कहते थे, ऐसी कल्पनाओं को हम अभिगर्हित कहा। ठीक है ना, और ऐसी कल्पनाएं जो गणित में और भी बिना ज्यामिति के भी प्रयोग की गई, है ना, उनको अभिधारणाएं कहा गया। अभी मैं बताऊंगा आगे भी, अभिधारणाएं भी दी उसने, यूक्लिड ने अभिधारणाएं भी दी और अभिगर्हित भी दिए। ठीक है ना, उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और ये जो अभिगर्हित और पोस्टुलेट जो अभिधारणाएं होती हैं, ये सर्वव्यापी सत्य होती हैं। क्या होती हैं? सर्वव्यापी सत्य। मतलब इनको आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये एक कॉमन सेंस होती है। ठीक है ना, अब जैसे मैंने ये पॉइंट लगा दिया है यहाँ पर, ये सबको पता है ये बिंदु है, तो इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये बिंदु है ना। तो ये सबको पता है ये बिंदु है, तो ये सर्वव्यापी सत्य है बात। अब जैसे मैंने ये लाइन खींच दी, ये एक लाइन है, ये सबको पता है, ये एक रेखा है। ठीक है ना, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये एक सर्वव्यापी सत्य है। ठीक है ना, तो ऐसी चीजों को, तो ये जो अभिगर्हित और अभिधारणाएं हुई, ये सर्वव्यापी सत्य ही हुए। बस इनको दो पार्टों में इसलिए डिवाइड कर दिया, सर्वव्यापी सत्यों को, ऐसी कल्पनाओं को, कि जो ज्यामिति से रिलेटेड थी वो तो अभिगर्हित हो गई, और जो बगैर ज्यामिति के थी वो सारी अभिधारणाएं होंगी। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब कुछ एक्सियम जो है अभिगर्हित इसने दिए यूक्लिड ने। ठीक है, उनको देखते हैं। कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब देखो कितनी आसान बात इसने बताई। ये तो हमें पहले से ही बात बताती कि अगर दो वस्तुएं हैं, ये कह रहा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। मान लो एक तो ए है, ये भी बी के बराबर है, और एक सी है, ये भी बी के बराबर है। यानी ऐसी वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो यहां पे ए बराबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान बात है। हम क्या करते थे, हम इसको समीकरण 1 बना देते थे, इसको समीकरण 2 बना देते, कह देते थे समीकरण 1 व 2 से अगर इनके दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, है ना, हम ये कह देते थे। तो यूक्लिड ने यही तो बात बताई हुई है। वो कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती है। तो वो बात यहां से आई थी। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले सी ने बताई थी वो बात। ठीक है, तो ये तो सर्वव्यापी सत्य है बात, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना। तो आपके ये बात समझ में आई, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात देखते हैं क्या कहा उसने। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, मान लो आपके पास ये है ए बराबर बी है और यहां पर सी बराबर डी है। ठीक है ना, तो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो वो भी आपस में बराबर होंगे, है ना, जो पूर्ण बनेगा। तो इनको जोड़ करके जो पूर्ण बनेगा, यानी a प्लस सी जो होगा और इधर जो b प्लस डी होगा, ये भी आपस में बराबर ही होंगे। ये बात इसने बताई। ठीक है ना, ऐसे हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मान लो 2 बराबर 2 है ना, और इधर 3 बराबर 3 है ना। अब देखो, इन वाले बराबरों को इन वाले बराबरों में अगर जोड़ा जाए तो जो पूर्ण बनेगा इनको जोड़ करके, तो 3 और 2 5, और इधर भी 3 और 2 5, तो इधर भी 5, तो ये भी आपस में बराबर होगा।
ठीक है ना। तो ये बात है कि बराबरों को अगर बराबरों में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण बनेगा वो भी बराबर होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही घटाने की बात है कि अगर बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो जो a माइनस सी होगा और जो इनको घटा करके आएगा यानी b माइनस डी होगा, वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। यही बात सेम इसके लिए है, ठीक है। तो ये बहुत आसान बात है, पहले से पता है आपको। आगे चलते हैं। चौथी बात क्या की, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है ना। जैसे मान लो मैंने एक रेखा खींच दी ए बी, ठीक है ना। ए बी एक रेखा खींच दी मैंने। अब मैं दूसरी रेखा खींच देता हूं एक इसी के ऊपर सेम। अब इसी के ऊपर हमने एक और रेखा खींच दी, इसका नाम है पी क्यू, ठीक है ना। अब देखो ए बी और पी क्यू ये जो है संपाती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेते हैं। संपाती उसे कहते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल ढक ले। अब ये संपाती है ना। तो इसका मतलब अब ये दोनों बराबर होंगे। इसने कहा है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों तो ये एक दूसरे के बराबर होती है, तो हम ये कहेंगे कि जो रेखाखंड ए बी है वो आपके पी क्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। रेखाखंड ए बी रेखाखंड पी क्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। ये बात चौथी थी। पांचवी बात देखते हैं। कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा। अब मान लो मेरे पास कोई एक चीज है और ये पूरी चीज है, ठीक है ना। अब इस पूरी चीज में से आपने एक इतना सा पार्ट तोड़ लिया, ये वाला पार्ट आपने तोड़ लिया, ठीक है ना। इसको मैं रेड कर देता हूं, ठीक है ना। इतना पार्ट आपने इसमें से काट लिया, ठीक है। ये इसका भाग है ना। पूर्ण चीज क्या है, पूर्ण चीज ये पूरी बड़ी है और भाग इसका इतना सा है। तो ये कह रहा है कि जो पूर्ण चीज है, पूर्ण वस्तु है, ये अपने भाग, इससे भाग से बड़ी होती है। अब इस पूरी चीज में से आप कोई सा भी भाग तोड़ लो तो उस भाग से तो हमेशा ये पूर्ण चीज बड़ी होगी ना। तो ये कह रहा है, यही तो बात की है इसने कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कॉमन सेंस की बात है, होता ही है ना, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं छठे पार्ट पर। कह रहा है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने। अब मान लो आपके पास एक ए है, ये भी 2b के बराबर है, और एक सी है, ये भी 2b के बराबर है ना। अब देखो एक ही वस्तुओं के दो गुने, ए और सी, ये बी के दो गुने हैं। ए भी बी का दो गुना है, सी भी बी का दो गुना है। तो कह रहा है कि वो आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ए और सी भी बराबर होंगे, है ना। बहुत आसान बात है, सिंपल सी बात है, सबको पता है ये। आगे चलते हैं सातवीं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब यही बात सेम इसने कह दी आधे के लिए कि अगर मैं b/2 कर दूं तो b/2 का b का आधा a है और c भी b का आधा है। तो एक ही वस्तुओं के आधे ये भी आपस में बराबर होंगे, तो a बराबर c होगा। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये तो सबको पता होती है, ठीक है। और वो ही इसके अभिगरित हैं, ये एक्सियम है, ठीक है ना। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब वही चीजें हैं, लेकिन पहले इसी ने बताई है, ठीक है ना। पहले इसको डिफाइन इसने ही किया, बाद में ये चीजें आई। ये सर्वव्यापी सत्य बातें हैं सारी, इनको प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके कुछ अभिगर्हित रेखा पर हैं, महत्वपूर्ण है ये, इनको याद रखिएगा। कह रहे हैं कि रेखा पर अनंत रूप से अनेक बिंदु होते हैं। मान लो आपने अभी पीछे भी पढ़ी थी ये बात, कोई रेखा है, ये रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है ना। तो इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, बस अनेक रूप से इनफाइनाइट बिंदु होते हैं इस पे, है ना, अनंत बिंदु होते हैं। तो बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरी देखते हैं, एक बिंदु से अनेक रेखाएं होकर जा सकती हैं। अब मान लो आपके पास एक पॉइंट है, तो इससे बहुत सारी रेखाएं होकर जा सकती हैं। आप इससे एक लाइन ऐसे भेज दो, एक लाइन ऐसे भेज दो, एक लाइन ऐसे भेज दो, एक लाइन ऐसे भेज दो। ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है, बीच में, है ना। इससे होके जा रही है सारी लाइनें, है ना। एक लाइन ऐसे भेज दो, तो इससे होकर के इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं, बहुत सारी रेखाएं, ठीक है ना। तो ये बात कही इसने कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं होकर जा सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय मतलब यूनिक, यानी सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल एक रेखा। अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, है ना। तो दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लो आपके पास दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है। ये आपका ए है और ये बी है। तो इन दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अगर हम एक ही रेखा खींचेंगे तो सिर्फ एक ही रेखा खींचेगी बस, है ना, दूसरी रेखा नहीं जा सकती। अगर इन्हीं दो बिंदुओं से मैं दूसरी रेखा खींचूंगा वो भी इसी के ऊपर को जाएगी, तो वो तो यही रेखा हुई ना। तो दोनों बिंदुओं से, दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकेगी। लेकिन ए से अगर एक ही पॉइंट की बात करूं, इससे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इससे मैं बहुत सारी रेखाएं खींच सकता हूं, जैसे यहां से ऐसे खींच दूं, यहां से ऐसे खींच दूं, यहां से ऐसे खींच दूं, ठीक है ना, ऐसे खींच दूं। तो इससे बहुत सारी रेखा जा सकती है, इससे भी बहुत सारी रेखा जा सकती है, बी से भी, है ना। इस तरीके से बहुत सारी रेखा जा सकती है। लेकिन लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, वो है ए बी। वो कौन सी है, वो ये है ए बी, ठीक है ना, ये वाली।
रेखा इस तरीके से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रेखा इस तरीके की होती है भाई, दोनों तरफ से खुली होती है वो, कितनी ही बढ़ा सकते हैं उसको आगे, ठीक है, ऐसे करके कितनी ही उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा किसी रेखा पर, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब फिर वो रेखाखंड है, वो रुका हुआ है, कटा हुआ भाग है रेखा का एक। और अगर ऐसा है इसका मतलब ये रेखा है, इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सारी रेखाएं हैं, ये भी रेखा है एक, ठीक है, रेखाखंड नहीं है, रेखा है। तो ये सारियों के इस तरीके से मुंह बना लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि यूक्लिड की अभिधारणाएं निम्न थी। कुछ अभिधारणाएं उसने दी जिनको हम पोस्टुलेट कहते हैं। पहला पोस्टुलेट यह है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखाएं खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लो मेरे पास कोई, देखो घूम फिर के वही बात बता रहा है ये, है ना। ये कह रहा है कि एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक, मान लो कोई अन्य बिंदु यहां है, तो इससे सिर्फ एक रेखा, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये बिंदु है और इसके साथ कोई दूसरा बिंदु हुआ, है ना, तो उसके साथ भी एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लो ये वाला बिंदु है तो इसके साथ सीधी रेखा खींची जा सकती है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बात बताई इसने, बहुत कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है ये बात, ठीक है। आगे चलते हैं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा मतलब रुकी हुई रेखा, शांत रेखा यानी रुकी हुई रेखा, एक टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है ना। इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब मान लो एक शांत रेखा है आपके पास, ये टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है ना। तो इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं और आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इस रेखा को आप इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो रुकी हुई रेखा है ना, ये पहले अगर इतनी थी तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये रेखा खंड नहीं है, रेखा का भाग नहीं है, ये रुकी हुई रेखा थी। रुकी हुई रेखा को आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं यहां से, एक मिनट, ऐसे कर लो, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरे की बात आती है, कह रहा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक ही वर्त खींचा जा सकता है। कह रहा है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को, ठीक है ना, तो किसी बिंदु को केंद्र माना हमने, ये केंद्र है, और किसी त्रिज्या से, अब कोई त्रिज्या ले ली, मान लो इतनी दूरी की त्रिज्या ले ली, तो इससे एक वर्त खींचा जा सकता है, बिल्कुल खींचा जा सकता है। ये वर्त खींच दिया हमने, ठीक है ना। अब हमने कोई दूसरा बिंदु मान लिया, कोई दूसरी रेखा ले ली, तो इस रेखा, सॉरी रेखा कह रहा हूं, त्रिज्या ले ली, तो इस त्रिज्या से एक वर्त हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर हम एक वर्त खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फोर्थ, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब मान लो मैंने यहां पर एक एंगल बनाया, ठीक है ना, ये मान लो ए है, ये मेरे पास पी मान लो इसको, और ये बी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहां पर एक ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। एक समकोण बनाई 90 डिग्री का, और एक मैंने दूसरा बना दिया कहीं को, मान लो मैंने ऐसा बना दिया करके यहाँ पे ऐसे, ये भी 90 डिग्री है ना। और ये बना दिया मैंने पी, सॉरी पी मत लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं, आर क्यू, और इसको हम ले लेते हैं एस, ठीक है ना। ये, अब देखो ये जो 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो सभी समकोण बराबर होते हैं, तो ये आपस में बराबर है ना। तो जो एपीबी है वो आर क्यू एस के बराबर है, क्योंकि दोनों समकोण है, बराबर है। अब सबसे जो इसमें बड़ी सी बात है और थोड़ी टिपिकल सी बात पड़ती है, वो सिर्फ ये है, फिफ्थ अभिधारणा में कहता है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि दो रेखाएं आपके पास हैं, एक ऐसी एक ऐसी, ठीक है ना, सीधी रेखाएं हैं, ये भी और ये भी सीधी रेखाएं हमने खींच दी, और सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा दूसरी गिरी, मान लो अब ये रेखा एक गिर गई इसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये कुछ कोण बनाएगी इन कोणों, इन रेखाओं के साथ, एक तो इधर भी कोण बनेगा ये वाले, और दो कोण इधर बनेंगे ये वाले, है ना, ये वाले। इनको अंत्यकोण कहते हैं, जो अंदर की साइड बनते हैं इनको अंत्यकोण कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अंत्यकोण है, अगर यहां बनते हैं इनको हम कहते हैं बाह्य कोण, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो दो रेखाएं हैं ना, ये दो रेखाएं उसी साइड जाकर के मिलेगी जहां ये अंत्य कोणों का योग 90 डिग्री से कम होगा। तो बिल्कुल ये वाले जो कोण हैं इनका योग 90 डिग्री से कम होगा। देखो 90 डिग्री होती है ऐसे, अगर यहां से कोई लाइन काटती तो ये 90 डिग्री होते बिल्कुल, और 90 डिग्री, 90 डिग्री का ये 90 का ये, तो दोनों 180 हो जाते,
है ना। और अगर थोड़ा सा और इसको खोल देते, थोड़ी लाइन ये ऐसे चली जाती, ये वाली ऐसे चली जाती, तो ये और बड़े हो जाते कोण, है ना। तो ये 180 से ज्यादा हो जाते। अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों से, दो समकोणों मतलब 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 यानी 180, दो समकोणों से कम हो, तो जिधर कम होगा ये लाइन उधर ही जाकर के कटेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। देखो ऐसे करके ये आगे बढ़ेगी ऐसे, और ये भी इधर से आगे बढ़ेगी, और ये यहां जाकर के एक दूसरे को काट देंगी, ठीक है ना। अगर इधर से बढ़ाओगे तो ये इधर बढ़ती चली जाएगी, इधर बढ़ती चली जाएगी, कभी भी नहीं काटेंगी एक दूसरे को, ठीक है ना। लेकिन ये उसी साइड काटेगी। तो इसने इससे ऑब्जर्व किया यूक्लिड ने, और ये बात बता दी कि जिधर 180 डिग्री से दो समकोणों से कम होगा ना ये कोण, इनका योग जो है, इनको जोड़ करके जो आएगा, अगर वो 180 से कम हुआ तो ये उसी साइड काटेंगे जाकर के लाइन, ठीक है। ये बात इसने बताई थी, ठीक है। ये अभिधारणा 5 है, ठीक है ना। इनको आप याद कर लेना, सभी अभिधारणाओं को, क्योंकि इनसे जुड़े ही क्वेश्चन जो हैं आप इनको समझ करके याद करना, ठीक है ना, रट्टे नहीं मारने। और इन्हीं के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी एक चीज और रह गई, उसके बाद ये मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो खत्म करता हूं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक नोट ये भी देखो, यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाएं और अभिगर्हितों का प्रयोग करके जिन कथनों को सिद्ध किया उन्हें साध्य या परमेय कहा गया। अब जितनी भी आपने 9th में पढ़ी है परमेय कि ये थ्योरम है, इसको प्रूफ करो, तो वो असल में क्या है, एक कथन है। वो क्या है, एक कथन है। कथन को हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो वो एक कथन है। जैसे ये था, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपकी 10th में ही है थ्योरम, और ये आगे आएगी त्रिभुज वाले चैप्टर में। तो ये एक कथन है, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। ये बगैर प्रूफ के नहीं हम इसको बता सकते सही से, ठीक है ना। तो इसको तो प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। तो जिस कथन को प्रूफ करने की जरूरत पड़े उनको हम परमेय कहते हैं, ठीक है ना। यानी अब यही तो बात है, जिन अभिधारणा और अभिगरिधों का प्रयोग करके हम इन कथनों को सिद्ध करेंगे, जिन कथनों को सिद्ध करेंगे उनको ही हम परमेय कहेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात आपकी। परमेय, अभिगरित, अभिधारणाएं ये क्या होती हैं। अभिधारणाएं सर्वव्यापी सत्य हैं, ये दोनों बातें, है ना। कुछ कल्पनाएं हैं ये अभिगरित और अभिधारणाएं, जो इनको नाम दिया है, कल्पनाओं को नाम दिया है। उन्होंने कुछ सोचा और उन सोच को उन्होंने नाम दिया, अभिधारणाएं और अभिगरित। जनरली हम इन दोनों को एक ही जैसा यूज करते हैं, दोनों को सेम ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों थोड़े थोड़े से डिफरेंस हैं, ठीक है ना। अभिधारणाएं और अभिगरित दोनों थोड़े थोड़े से अलग हैं। अभिगरित वो हैं जो सिर्फ ज्यामिति के लिए यूज किए गए, अभिधारणाएं वो हैं जो बगैर ज्यामिति के पूरे मैथमेटिक्स में यूज की गई, ठीक है। परमेय वो हो गई जिन कथनों को सिद्ध करने की जरूरत पड़ी, उन कथनों को ही हम क्या कहते हैं, परमेय कहते हैं। जैसे त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये एक कथन है, लेकिन इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी, और इसको प्रूफ करेंगे भी हम त्रिभुज वाले चैप्टर में, तो ये एक परमेय है, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ लिया है इसके इंट्रोडक्शन में, और उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को पूरी करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से दोहराइए, और इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।